नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीक के पहले एडिटोरियल सेशन में। और अब से ये सेशन आपको बोर्ड पर ही मिलेगा, शाम को 5 बजे मिलता है आपको, टाइमिंग सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको डोंट क्विट को लिख कर दिया है डू इट। तो अब हार नहीं माननी है। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए सेट किया हुआ है, जो भी आप अपने ज़िंदगी से चाहते हैं, उसको करके ही रहना है किसी भी कीमत पर। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। लैंड ऑफ द अनफ्री, ये इसका आपको टाइटल दिया हुआ है, लैंड ऑफ द अनफ्री। देखिए, अनफ्री का मतलब फ्री का ऑपोजिट है, ठीक है ना। अनफ्री क्या है? ये फ्री का ऑपोजिट है। अनफ्री का मतलब जो डेप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं, ठीक है, जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है, जो अभी भी गुलाम हैं, जो अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनको बोलेंगे। लैंड यहाँ पे नाउन है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करोगे तो लैंड यहाँ पे नाउन है, OF यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। और द अनफ्री, तो ये भी यहाँ पे नाउन ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल दिया हुआ है और ये डिटरमिनर आपको दिया हुआ है ही, ये डिटरमिनर है। और अनफ्री का मतलब हो गया जो डेप्राइव्ड हो, डेप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स, जिसको अपने मूल अधिकार भी प्राप्त ना हो, डेप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स। या फिर आप स्लेव कह सकते हो, अभी भी गुलाम हो, ठीक है, फेटर्ड हो, उसको बोलेंगे। ये अलग चीज़ है, ये नाउन बताया मैंने आपको, ठीक है। तो लैंड ऑफ द अनफ्री, ये अमेरिका की बात है। और अमेरिका के लिए लेखक कहना चाह रहा है कि अभी भी अमेरिका की जो ज़मीन है, अमेरिका की जो भूमि है, अमेरिका जो देश है, अभी भी गुलामों का देश कह सकते हो। वहाँ पे अभी भी ऐसे लोग हैं जो गुलामी की जंजीरों में हैं, अभी तक वो मुक्त नहीं हो पाए हैं। अभी तक उनको मतलब ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, नस्लवाद झेलना पड़ता है, रेसिज्म के शिकार होते हैं। हाल ही की एक घटना है, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको दिया है। और इस घटना के पीछे है ये व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड। अभी इस व्यक्ति का देहांत हुआ है। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो कुछ तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि इसको किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर ने 8 मिनट 46 सेकंड तक इसको अपने घुटने के नीचे दबा के रखा था। और इनके मरने के बाद में भी, जब इन्होंने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, उसके बाद में भी कम से कम 2.5 मिनट तक इसी पोजीशन में इनको रखा। ये तस्वीर वायरल हुई इंटरनेट पर और फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा पुलिस वालों पर। ये पूरी घटना के पीछे हैं और रेसिज्म का ये शिकार हुए, है ना। और इसके लिए आपको देखेंगे इंटरनेट पर तो बहुत सारी तस्वीरें आपको नजर आएंगी जहां पर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्या ब्लैक का जीने का अधिकार नहीं है, क्या काली प्रजाति के जो लोग हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्या हमारा सम्मान मरने के बाद ही होता है। ऐसे कुछ आपको पोस्टर्स नजर आएंगे। तो ये पूरी घटनाक्रम है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये घटनाक्रम है कहाँ का? इसका घटनाक्रम है सबसे बड़ा, मतलब एक ये जगह है मिनेसोटा में, मिनेसोटा ये जगह के नाम है US के अंदर, उसकी ये घटना है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बताऊं उनको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। देखिए, इफ एवर देयर वर अ डाउट दैट रेसिज्म इन द US हैड आउटलिव्ड 8 years अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, the events of this week, including protests following the death of an African American, George Floyd, in police action in Minneapolis, Minnesota, have set them to rest. अब ये एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस इसने बनाया है। इफ एवर देयर वर अ डाउट, अगर इफ एवर को हटा देते हैं यहां से तो आप समझते हैं कि ये वाला देयर से स्टार्ट है। और देयर से स्टार्ट होने पर हम क्या करते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर अ डाउट है, ए डाउट है, सिंगुलर है, तो फिर वर कैसे लगाया? तो ये कारण है कंडीशनल सेंटेंस होने का, ये कंडीशनल सेंटेंस के कारण लगाया गया है। और इसके बारे में आप एक चीज नोट कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि अगर सेंटेंस के अंदर इफ दे रखा होता है आपको, या फिर सेंटेंस में आपको एज दो दिया हुआ होता है, या फिर सेंटेंस में आपको आई विश, ही विशेज, शी विशेज, ऐसा कुछ दे रखा होता है, तो ये बताते हैं कि वो दिया गया सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल है। ये सेंटेंस हो गया कैसा? कंडीशनल। और अगर दिया गया वाक्य कंडीशनल है तो फिर क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप वर लगा सकते हैं, वॉज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में आपको ऐसा देखने को मिलता है।
ठीक है ना। तो ये कुछ संकेत होते हैं जिनसे आप ये पता लगा पाते हैं कि दिया गया सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस होने पर सब्जेक्ट भले ही कैसा भी हो, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, आपको हर कंडीशन में क्या लगाना है, वर लगाना है, क्या नहीं लगाना है, वॉज नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो लौटते हैं। इफ एवर देयर वर अ डाउट, यदि कभी भी, एवर का मतलब कभी भी, यदि कभी भी ऐसा डाउट रहा हो, ऐसा शक रहा हो, दैट रेसिज्म इन द यूएस, की रेसिज्म का मतलब क्या हो गया, नस्लवाद को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक जाति विशेष को बड़ा मानते हैं, बाकी जाति विशेष से भेदभाव करते हैं। तो अमेरिका में ऐसा है कि श्वेत जो लोग हैं, व्हाइट जो पर्सन्स हैं, उनको ठीक मानते हैं और जो ब्लैक हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो अगर यदि कोई डाउट रहा हो ऐसा कि रेसिज्म इन द यूएस, कि यूएस में रेसिज्म, अब ये यूएस से पहले द है, इसके लिए आप आ जाइए इस बात पर। अगली चीज आप नोट कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जहां पर आपको, जैसे यूके है, ठीक है, इसी प्रकार से यूएस है। तो यहां क्या होता है कि इनमें यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है, तो इनके पहले क्या लगाते हैं हम, द लगाते हैं, द प्लस यूके, द प्लस यूएस। कारण इसका यह है कि इनमें यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर किसी देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहे तो उसके पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो कहना चाह रहा है क्या कि यदि ऐसा कोई डाउट रहा हो दैट रेसिज्म इन द यूएस हैड आउटलिव्ड 8 years, कि जो रेसिज्म है, नस्लवाद है यूएस के अंदर, वो मतलब आउटलिव हुआ था। अब आउटलिव क्या है, आउटलिव का देखो, आउट का मतलब बाहर, लिव का मतलब रहना। अब ये रहना, बाहर रहने का मतलब जो समयावधि है उससे भी ज्यादा रहना, उसके लिए यूज करते हैं। मैं इसके सिनोनिम बता दूंगा, फिलहाल समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। यूएस हैड आउटलिव्ड 8 years, कि भी 8 साल से भी अधिक टाइम तक रहा, 8 साल से भी ज्यादा रहा। कब, अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। अंडर का मतलब होता है के अधीन, के तहत, और यहां पे तो के अधीन ही है। जब भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा यहां पे थे अमेरिका में, तो उनके शासनकाल में 8 साल से अधिक वर्षों तक रेसिज्म यहां पे रहा था, अगर किसी का ऐसा मानना है। तो अब लेखक कह रहा है यहां पे द इवेंट्स ऑफ दिस वीक, तो जो घटनाएं घटी हैं, इवेंट्स घटनाएं किसकी, इस सप्ताह की। यहां द क्यों लगाया गया है, क्योंकि इवेंट्स के साथ में प्रेपोजिशन लगाकर एक नाउन हमने जोड़ दिया। ये कॉन्सेप्ट समझना आप, देखो क्या होता है, इसको समझना कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी नाउन है और उसके साथ आपने प्रेपोजिशन लगा दिया और फिर आपने एक और नाउन जोड़ दी, तो ये जो नाउन है ये डेफिनेट बन जाती है। ठीक है, ये नाउन बन जाएगी निश्चित, और डेफिनेट अगर है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर कोई भी नाउन प्रेपोजिशन लगकर एक और नाउन से जुड़ी है तो फिर हम इस नाउन को डेफिनेट मान लेते हैं, तो फिर इससे पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यही कारण है कि इवेंट से पहले द लग रखा है। तो द इवेंट्स ऑफ दिस वीक, तो इस सप्ताह की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है प्रोटेस्ट फॉलोइंग द डेथ ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद में, के अनुसरण में। तो ये विरोध क्यों स्टार्ट हुए, एक व्यक्ति था अफ्रीकन अमेरिकन, वह अमेरिका का तो है ही, लेकिन मूलतः अफ्रीका, तो अफ्रीकन अमेरिकन उसी को जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये व्यक्ति जो है जॉर्ज फ्लॉयड इनका नाम था। अ पुलिस एक्शन इन मिनेपोलिस मिनेसोटा हैव सेट देम टू राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो द डेथ, ये फिर से यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, डेथ से पहले द है। क्यों है, क्योंकि आप देख लीजिए कि इसके बाद में आपने एक प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर आगे एक नाउन दे रखा है अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है इसमें शामिल है वो विरोध जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड के मृत्यु के बाद, जब ये इनकी डेथ हो गई, इसके बाद स्टार्ट हो गए थे। और ये कब, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई, पुलिस एक्शन में हुई थी। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई में हुई थी। कहाँ की घटना है, तो इस स्थान की घटना है। तो इन प्रोटेस्ट ने, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हैं या ये इवेंट्स, हालांकि यहाँ तो सब्जेक्ट इवेंट्स है, तो इन इवेंट्स ने हैव सेट देम टू रेस्ट, हैव सेट देम टू रेस्ट। तो इन इवेंट्स ने क्या कर दिया है, सेट देम टू रेस्ट। इसका मतलब कि ये जो कहानी थी, ये आपके जो शक थे, संदेह थे कि यहाँ पे 8 साल से अधिक वर्षों तक वहीं उस समय ही रहा था, अब नहीं है कुछ भी, तो उन चीज़ों को इसने एक प्रकार से विराम दे दिया है और कहना चाहता है कि अभी भी ये घटनाएं जारी हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट बंद नहीं हुए हैं, ये इवेंट्स बंद नहीं हुए हैं।
मैं रिपीट कर देता हूं, यहां कंडीशनल सेंटेंस इसने बनाने की कोशिश करी है, इसलिए यहां पे वर का प्रयोग है। यदि ऐसा कोई शक हो कि रेसिज्म जो है, नस्लवाद जो है, वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम पर 8 साल से भी ज्यादा रहा था, तो इस सप्ताह की घटना जिसमें शामिल है एक वो घटना, वो विरोध जो कि जॉर्ज फ्लॉयड जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद जारी रहे, पुलिस एक्शन में इनकी मृत्यु हुई थी, इस स्थान की यह घटना है। तो इन इवेंट्स ने उन चीज़ों को मतलब हैव सेट देम टू रेस्ट, तो किसी चीज़ को सेट समथिंग टू रेस्ट का मतलब ये हो गया, एक प्रकार से विराम दे दिया है ना, कि उन शक को, उन संदेह को जो आपको लगता था कि उस समय ही रहा था, अब नहीं है, 8 साल से अधिक टाइम तक रहा था उस समय, मतलब जब वो 10 वर्षों के लिए आए थे, मतलब जब ये राष्ट्रपति रहे थे उस समय जब रहा था ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि इस समय नहीं है, अभी भी ये घटनाएं जारी हैं, ये कहना चाहता है। और अब आप नोट कर लीजिए कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, लिख सकते हो आप, इसको नोट कर लीजिए आप, यहां लिखें आउट लिव। सबसे पहली बात तो ये वर्ब फॉर्म में है, आउट लिव क्या है, वर्ब फॉर्म में है, इसका मतलब होता है आउटलास्ट, इसका मतलब नोट कर लो आउटलास्ट, एक प्रकार से बात वही है, आउटलास्ट का मतलब भी वही है, ठीक है। या फिर आप इसको बहुत सीधे शब्दों में क्या कह सकते हो, लिव लॉन्गर देन, लिव लॉन्गर देन, और या फिर आप क्या कह सकते हो, सर्वाइव। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। आउट लिव का सिनोनिम हो जाएगा आउटलास्ट, लिव लॉन्गर देन या सर्वाइव। तो पहले स्लाइड में हमने समझ लिया है कि घटना क्या है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो, इवन एज, इवन एज का मतलब होता है उसी समय, मैं इसके सिनोनिम बता दूंगा, फिलहाल आप नोट करो, इवन एज का मतलब होता है उसी समय। आगे बढ़ते हैं, तो एक तो हमें इसका सिनोनिम जानना है, रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन्स। क्रैकडाउन्स का मतलब होता है कड़ी कार्यवाही, स्टर्न मेजर्स, कड़ी कार्यवाही को बोलते हैं, अब लिखवा दूंगा इसका। इवन एज रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन्स एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब होता है निगलना, एनगल्फ का मतलब निगलना। अब वाइड स्वेद, स्वेद का मतलब होता है बहुत बड़ा, कह सकते हो भाग, किसी भी जमीन का, किसी भी जगह का बहुत बड़ा भाग। अब अमेरिकन मेट्रोज, तो कह रहा है ठीक इसी समय रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन्स, जब ये घटना घटी, प्रोटेस्ट हुए, तो उसी समय एक चीज और हुई, रैली होने लग गई, रैलीज निकालने लग गए लोग, और पुलिस की कार्यवाही जो हुई उसने क्या है, अमेरिका के मेट्रोज, मेट्रोज का मतलब महानगर, अमेरिका के महानगरों को जकड़ लिया, बहुत बड़े भूभाग को, अमेरिका के बहुत बड़े भूभाग को जकड़ लिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब जब ये चीजें चल रही थी ना, तो उसी समय एक चीज और घटी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इंसर्टेड हिमसेल्फ इनटू द कंट्रोवर्सी। इंसर्ट का मतलब जैसे सिम इंसर्ट करते हैं मोबाइल में आप, तो अंदर डालते हैं, तो इसलिए इनटू लग रखा है, ठीक है। इंसर्टेड हिमसेल्फ इनटू का मतलब इन्होंने अपने आप को भी इसमें डाल लिया, इस कंट्रोवर्सी में, विवाद के अंदर। अब कंट्रोवर्सी से पहले द क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि मैं अगर पूछता हूं आपसे कंट्रोवर्सी कौन सी है, तो आप कहेंगे इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना। तो जो कोई चीज निश्चित है, जिसके बारे में पता हो आपको, तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले आप द लगा सकते हो। और ये जो यूज है ना द का, इसको आप बोलते हैं एनाफोरिक यूज। ज़्यादा कुछ गर्त में नहीं जाना, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना आपको ग्रामर के, आपको वो चीज़ें सीखनी है ग्रामर की जो आपके एग्जाम में बार बार में रिपीट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनटू द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी से पहले द इसलिए है क्योंकि कंट्रोवर्सी के बारे में मालूम है। फिर कह रहे हैं ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। अब ब्रॉडर डिबेट, ब्रॉडर का मतलब और भी ज्यादा ब्रॉड, ब्रॉड की डिग्री कंपैरेटिव है, ब्रॉड मतलब चौड़ाई में होता है, ब्रॉडर का मतलब और अधिक ज्यादा, ठीक है। डिबेट का मतलब वाद विवाद, तर्क वितर्क। ऑन सेंसरशिप ऑफ पोस्ट, सेंसरशिप का मतलब काट छांट करना होता है, सेंसरशिप बोर्ड भी होता है फिल्म वगैरह के अंदर, सेंसर बोर्ड होता है ना, तो सेंसरशिप में क्या होता है कि पोस्ट को काट छांट करना, जैसे मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाल दी, फेसबुक पर डाल दी, है ना, एग्जाम्पल के लिए, और आपकी पोस्ट जो है वो फेसबुक के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके साथ तालमेल नहीं खाती है, तो फिर फेसबुक आपकी पोस्ट को हटा देता है, तो वो सेंसरशिप है ना भाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब कहलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले इसका ट्रांसलेशन, उसके बाद में इसके ग्रामर की कुछ चीजें हैं वो, उसके बाद में इनके सिनोनिम्स। इवन एज रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन, इसको पुलिस पढ़ते हैं, ठीक है।
इवन एज रैलीज एंड पुलिस क्रैकडाउन्स एनगल्फ्ड ए वाइड स्वेथ ऑफ अमेरिकन मेट्रो। तो एक तरफ क्या चल रहा था कि अमेरिका के बड़े बड़े महानगर थे, वहां पर एक तो पुलिस की कड़ी कार्रवाई चल रही थी और साथ में रैली चल रही थी। इन सब ने क्या है, बहुत बड़े भूभाग को, अमेरिका के महानगरों को एक प्रकार से क्या कर रखा था, एनगल्फ कर रखा था, घेर रखा था, है ना, निगल रखा था। उसी समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया, इस कंट्रोवर्सी में अपने आप को धकेल लिया, इस कंट्रोवर्सी में ये भी कूद पड़े और इन्होंने क्या किया, एक बड़ी डिबेट छेड़ दी, है ना, बड़ी डिबेट को इन्होंने हवा दी, कह सकते हो, ट्रिगर कर दिया। और डिबेट किस बात पर थी, तो डिबेट इस मुद्दे पर थी कि सेंसरशिप ऑफ पोस्ट बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ पोस्ट जो हैं उसकी सेंसरशिप का मुद्दा छेड़ दिया। कि जैसे ये वायरल होने लग गए थे सारे वीडियोस वगैरह कि जब जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया था, है ना, पुलिस एक्शन में मारे गए थे वो, तो उस समय जब ये वायरल होने लग गया था चीज़ें, तो उन्होंने एक डिबेट छेड़ दी सेंसरशिप को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। ये इसकी कहानी है। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर में यहाँ पे प्रेसिडेंट से पहले दे नहीं है, प्रेसिडेंट से पहले दे नहीं है। कारण क्या है कि जब भी आप इनकम्बेंट पर्सन को देखते हैं कि जिस पोस्ट पर जो व्यक्ति बना हुआ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इज द इनकम्बेंट पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो ऐसे कंडीशन में आप प्राइम मिनिस्टर से पहले दे नहीं लगाएंगे, वही कारण है कि प्रेसिडेंट से पहले दे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इवन एज का मतलब क्या है वो आप नोट कर सकते हैं, ये वैसे एक फ्रेज है, इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, ठीक है, ये नोट करेंगे आप। इसके अलावा और क्या था, एक था क्रैकडाउन, एक था एनगल्फ। तो क्रैकडाउन नोट करेंगे, क्रैकडाउन यहां पे तो नाउन है, क्रैकडाउन वर्ब भी होता है, क्रैकडाउन नाउन के रूप में है। एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब है वर्ब है, और फिर है स्वेद, SWATHE, ये यहां पे नाउन फॉर्म में है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिगर देखना है आपको, तो ट्रिगर TRIGGER ये वर्ब है। तो ये सारे वर्ड्स आप नोट करो एक बार, ठीक है ना, सारे वर्ड्स नोट कर लो अच्छे से। अब देखो, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है, या तो आप कह सकते हो वाइल, मतलब जब ऐसे हो रहा था तब ऐसा हुआ। एक कह सकते हो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ठीक है। या तो कह सकते हो वाइल, या एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट, नोट कर लो, मतलब ठीक उसी समय दो घटनाएं घटी, एक तरफ ऐसा हुआ, एक तरफ ऐसा हुआ। तो कह रहा था ना, रिलीज हुई, पुलिस क्रैकडाउन्स हुए, तो उसी समय क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इंसर्ट कर लिया इस कंट्रोवर्सी में। फिर है क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का एक आप कह सकते हो बिल्कुल सीधा सीधा मतलब स्टर्न मेजर्स, कड़ी कार्रवाई, स्टर्न मेजर्स, कड़ी कार्रवाई। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो क्या, रिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब कह सकते हो, अत्याचार, दमन, रिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब नोट कर लो। कड़ी कार्रवाई को बोलते हैं क्रैकडाउन, ठीक है, कड़ी कार्रवाई। इसके बाद में ये नोट कर लो पहले, एनगल्फ का मतलब होता है स्वेलो, निगलना, या फिर कोई प्लेस है उसको कवर कर लेना, एनवेलॉप भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये एनवेलॉप, एनगल्फ, निगलना। फिर स्वेद है, स्वेद का मतलब क्या होता है, स्वेद का मतलब होता है बड़ा भूभाग होता है, ठीक है ना, अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बड़ा भाग लिख सकते हैं स्वेद। ये एक नाउन के रूप में है, अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बड़ा भूभाग, बड़ा भाग। फिर ट्रिगर रहा, ट्रिगर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है और काफी बार हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है इसको। प्रोवोक हो सकता है, इंसाइट हो सकता है, इसके अलावा आप कर सकते हो इसका स्टिम्युलेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसका कर सकते हो फैन द फ्लेम कर सकते हो, और फैन द फ्लेम भी आपको एक फ्रेज मिलेगी आज, है ना, तो ये वहां पे हम यही चीजें याद रखेंगे। या स्टर भी कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीजें इसके सिनोनिम्स हो गए। अराउज भी कर सकते हो, कोज भी कर सकते हो, अराउज, कोज, लीड टू, ये सब हो सकता है, मतलब किसी चीज के होने का कारण बनना।
तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी मतलब ट्रिगर कर दिया उन्होंने, कहा था ना डिबेट वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसके लिए ट्रिगर का शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो ये सब आप नोट कर लेना। तो ये आपके साथ 1 2 3 4 और 5 चीज़ें आपने इस स्लाइड में नहीं सीख ली है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ऑन फ्राइडे ट्विटर मास्क्ड एंड अटैच्ड अ क्वेश्चन नोट टू अ ट्वीट बाय मिस्टर ट्रंप फॉर ग्लोरीफाइंग वायलेंस। मास्क का मतलब होता है कवर करना, फिलहाल लिख लो, बता दूंगा। मास्क कवर करना होता है, ठीक है। अटैच है, अटैच के साथ में टू लगता है, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि भी ऑन फ्राइडे, फ्राइडे डेज के नाम से पहले ऑन लगता है, ठीक है, ये बता रखा है मैंने। तो शुक्रवार को क्या हुआ कि ट्विटर ने एक जो पोस्ट डाली थी, या जो भी ट्विटर पे पोस्ट डाली इन्होंने, महिमा मंडन करने के लिए ग्लोरीफाइंग का प्रयोग है। ग्लोरीफाइंग का मतलब है महिमा मंडन करना, यशोगान करना। तो ट्विटर ने मास्क कवर कर दिया, हाइड कर दिया कह सकते हो पोस्ट को, जो कि ट्रंप ने डाली थी ट्विटर पर। एंड अटैच द क्वेश्चन नोट, और साथ में एक क्वेश्चन नोट भी लगा दिया। क्वेश्चन नोट का मतलब फ्लैग कर दिया आपने, मार्क कर दिया, मार्किंग कर दी कि भी ध्यान रखना इस चीज़ का आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये ट्वीट पर किया था, ट्वीट किसका था, मिस्टर ट्रंप का था। मिस्टर ट्रंप किस लिए ट्वीट किया था इन्होंने, वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए। वायलेंस कौन सी, जो हिंसा घट रही थी ना उसमें, मिनेसोटा में हमने देखा, तो उसकी बात ही कर रहा है। अब यहाँ जो चीज़ें हैं बात कर लेंगे लास्ट में। इन दैट ट्वीट he had labeled protesters calling for action against police for Floyd's death thugs, adding, when the looting starts, the shooting starts, a reference to a threat by a police chief who in 1967 declared war and vowed violent revenge on African American in Miami Beach। समझना, ये कह रहा है इन दैट ट्वीट, उस ट्वीट में, कौन सा ट्वीट, जो ऊपर बात कर रखी है ना वो ट्वीट। ही हैड लेबल्ड, ही ट्रंप के लिए आ गया, हैड लेबल्ड पास्ट परफेक्ट हो गया। लेबल का मतलब ठप्पा लगाना होता है। उन्होंने क्या किया, ठप्पा लगा दिया, किस पर, प्रोटेस्टर्स पर। प्रोटेस्टर्स को नाम दिया, मतलब इन्होंने अपनी भाषा में इन्होंने बोला। प्रोटेस्टर्स कौन हो गए, जो विरोध कर रहे थे, ठीक है, रैलीज कर रहे थे। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना। एक्शन अगेंस्ट पुलिस, और किसके लिए डिमांड थी, कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठीक है। फॉर फ्लॉयड्स डेथ, किसके लिए, फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इन्होंने मतलब क्या किया एक्चुअल में, देखो उस ट्वीट में इन्होंने उन प्रोटेस्टर्स को जो कि डिमांड कर रहे थे कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है, किसके लिए, फ्लॉयड की डेथ के लिए, तो उन प्रोटेस्टर्स को एक ठप्पा लगा दिया इन्होंने, ठग कहा कि वो प्रोटेस्टर तो ठग हैं। ट्विटर पर ये ट्वीट किया था इन्होंने। एडिंग, ये चीज जोड़ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। बीच में जब आईएनजी लगाते हो आप, और जिसका मीनिंग होता है कोई भी काम करते हुए, तो उसे आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये मैं यहीं लिख देता हूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस चीज को ऐड करते हुए व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स, क्या कहा, तो जो इन्वर्टेड कॉमास होती है वो काम करती है कि कोई स्टेटमेंट कहा गया है ना, उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ये यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये एक इनका स्टेटमेंट है। व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स, की जब लूटिंग स्टार्ट होती है, द शूटिंग स्टार्ट्स, तो गोलाबारी शुरू कर देते हैं। लूटिंग का मतलब एक प्रकार से ये जो प्रोटेस्टर्स लग रहे थे ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करोगे तो शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, पुलिस वाले गोलियां चलाएंगे आप पर। रेफरेंस, रेफरेंस में टू लगता है। रेफरेंस का मतलब एक प्रकार से संकेत है, हिंट है ना, एक अल्यूजन जिसको बोलते हैं ना, ALLUSION, संकेत है। तो ये एक रेफरेंस दिया उन्होंने, अ थ्रेट, थ्रेट का मतलब धमकी, बाय ए पुलिस चीफ, एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी थी, उसके संबंध में, उसके प्रसंग में इन्होंने बात कही। और उस पुलिस ऑफिसर का दे रखा है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके पहले वाले से संबंध होता है। इन 1967 ईयर का नाम दे रखा होता है, तो फिर क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो 1967 में जिस पुलिस चीफ ने डिक्लेयर किया था, वॉर, युद्ध की घोषणा कर दी थी, एंड वाउड, वाउड का मतलब होता है शपथ लेना, वाउड का मतलब होता है ओथ लेना, ठीक है। और उसने शपथ ली थी कि वायलेंट रिवेंज, की बहुत कड़ा एक बदला लिया जाएगा। रिवेंज का मतलब बदला लेना। रिवेंज के साथ में ऑन लगाते हैं, किसका, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से, कहां पर, इस जगह पर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा पूरी बात देखो। फ्राइडे को ट्विटर ने क्या किया कि कवर कर लिया, मतलब हाइड कर दिया उनकी पोस्ट को, और साथ में क्वेश्चन नोट भी लगा दिया उस ट्वीट पर जो कि मिस्टर ट्रंप के द्वारा की गई थी, और ट्रंप ने ट्वीट किया था, वायलेंस का ग्लोरीफाई करने के लिए किया गया था, उस हिंसा का महिमा मंडन करने के लिए पोस्ट डाली थी।
उस ट्वीट में उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टर्स जो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु का बदला, मतलब एक प्रकार से उनके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड कर रहे थे ना, तो उसके लिए इन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने उस प्रोटेस्टर्स को कहा कि ये तो ठग हैं, और साथ में उन्होंने एक बात कही कि लूटिंग अगर स्टार्ट होगी तो साथ में हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। ये एक रेफरेंस था उस धमकी का, जैसे कि पुलिस ऑफिसर ने, एक पुलिस ऑफिसर हुए जो 1967 में, इन्होंने भी क्या किया कि ब्लैक जो ये पीपल हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनके खिलाफ एक इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि इनका बदला लिया जाए, कड़ा एक कह सकते हो कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन पर। तो उसी का प्रसंग इन्होंने काम में लेते हुए ये बातें कही कि लूटिंग स्टार्ट करोगे तो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पीछे की बिहाइंड स्टोरी पर। देखो इसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है। सबसे पहली बात तो था मास्क, नोट करते चलना, मास्क। मास्क यहाँ पे वर्ब के रूप में मास्क लगाना होता है, समझते ही हो। कोरोना आने के बाद तो मास्क बहुत प्रचलन में भी आ गया है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। दूसरा आप करेंगे यहाँ पे, दूसरा लिखिए ओन प्लस नेम्स ऑफ डेज। नेम्स ऑफ डेज है तो ऑन भी लगता है, सिंस भी लगता है, ऐसा नहीं है खाली ऑन ही लगेगा, सिंस भी लगता है। लेकिन फर्क ये होता है कि केवल उसी दिन की बात करते हो जिस दिन वो घटना घटी है तो ऑन लगता है। अगर उस दिन से लेकर आज तक की बात करते हो, कंटिन्यू मतलब आप उस चीज को लेकर आते हो आज तक, तो उसको बोलते हैं सिंस लगाते हैं। फिर उसके बाद में यहां पे एक चीज है क्या, कॉल फॉर। कॉल फॉर नोट करेंगे, ठीक है ना, कॉल फॉर नोट कर लीजिए। काफी मतलब एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब इसको कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान, बहुत बार आता है कॉल फॉर। इसके बाद में एक चीज़ है आपके सामने, रेफरेंस के साथ टू लगेगा, रिवेंज है ना, रेफरेंस जो शब्द है उसमें टू लगता है, रेफरेंस के साथ में टू लगेगा। एक ये रिवेंज वाली कहानी, तो इसमें अवेंज और रिवेंज में डिफरेंस क्या है वो हम बात कर लेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इसके बाद देखो वाउट दे रखा है, तो ये और देख लो, VOW, ये एक वर्ब है, ठीक है। और जब ईयर्स के नेम दे रखे हों, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर, ये, ठीक है, ऐसे चलता है, इसमें इन लगता है। अब ये बात सारी नोट कर लें आप। देखो मास्क का मतलब कवर करना है, हाइड करना है, कवर या हाइड करना है, ये आपने देख ही लिया कि ऑन लगेगा। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, मांग करते हुए। फिर रेफरेंस के साथ टू लगेगा, ये हमने देख ही लिया। अवेंज और रिवेंज में डिफरेंस क्या है, देखिए अवेंज जो होता है वो केवल एक वर्ब होती है, रिवेंज जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। एक तो चीज़ ये ध्यान रखना, आप थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल इसका देख लो। इसका टेक ओथ भी होता है, टेक ओथ, प्रतिज्ञा लेना। और ये दे रखा है इन, ये सब तो नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट तो बाद में कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब देखो इसमें क्या फर्क होता है, जो ये अवेंज है ये होता है कंसर्न्ड विद जस्टिस, कंसर्न्ड विद जस्टिस, मतलब इसमें क्या है, कोई व्यक्ति बदला लेता है तो न्याय लेने के लिए बदला लेता है। रिवेंज में क्या होता है, लेस कंसर्न्ड विद जस्टिस, हालांकि यहां तो इन्होंने प्रयोग किया है रिवेंज का, लेस कंसर्न्ड विद जस्टिस, जिसमें न्याय नहीं चाहिए, खुद पर्सनल हो जाती चीजें, है ना, खुद को कोई चीज नहीं, मतलब मान लीजिए आप पर किसी ने अटैक किया, आप पर किसी का मतलब बदला लेना है आपको पर्सनल रीजंस के कारण, तो फिर तो रिवेंज लगाएंगे। अगर जस्टिस लेना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो अवेंज लगाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन इसमें तो देखो इसने यूज जो किया है ना रिवेंज का, वायलेंट रिवेंज ऑन। अब इसका कारण ये था कि यहाँ पे रिवेंज जो है वो नाउन है, और नाउन के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अवेंज तो हो नहीं सकता, अवेंज तो वर्ब होता है। और रिवेंज के साथ में हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे आगे आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट देखो, एन आउटरेज क्या कहना चाह रहा है, एंड एज आउटरेज स्प्रेड अक्रॉस सोशल मीडिया मिस्टर ट्रंप अपीयर टू डायल डाउन हिज रेटरिक सब्सिक्वेंटली। तो यहां एक तो आउटरेज का पता होना चाहिए, एक डायल डाउन का पता होना चाहिए, एक रेटरिक का पता होना चाहिए, एक सब्सिक्वेंटली का पता होना चाहिए। ट्वीटिंग इट वॉज स्पोकन एज ए फैक्ट नॉट एज ए स्टेटमेंट।
अब एज आउटरेज स्प्रेड, जैसे ही गुस्सा मतलब फैला, आउटरेज का मतलब गुस्सा है, बता दूंगा इसका सिनोनिम। मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड टू डायल डाउन, तो मिस्टर ट्रंप ऐसे प्रतीत हुए, जैसे सोशल मीडिया पर गुस्सा आया ना, लोग मतलब इनको ट्रोल करने लग गए, तो मिस्टर ट्रंप जो है ऐसे प्रतीत हुए कि डायल डाउन हिज रेटरिक सब्सिक्वेंट, रेटरिक मतलब भाषणबाजी होती है, बड़ी बड़ी बयानबाजी होती है, सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में, फॉलोइंग। डायल डाउन का मतलब होता है अपने सुर ढीले कर लेना, अपनी जो इंटेंसिटी थी उसको थोड़ा सा लाइट कर लेना, उसको बोलते हैं। तो एक तो बहुत उग्र हो रहे थे उस समय तो ये, लेकिन अब ये नरम पड़ गए, इसको बोला डायल डाउन। तो फिर बाद में इन्होंने ट्वीट करते हुए अपना जो रेटरिक था, अपनी भाषणबाजी, तो थोड़ा सा सूद किया, थोड़ा सा नीचे खींचा इन्होंने इस बात को, सुर को नीचे किया और कहा कि इट वॉज स्पोकन एज ए फैक्ट, कि जो बात मैंने कही थी वो तो फैक्ट के रूप में कही गई थी। ये वॉज स्पोकन है, ये पैसिव वॉइस है। ये तो पता ही है आपको कि बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आप लगाते हो तो ये कहानी होती है पैसिव वॉइस की, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, तो यहाँ पे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो ये फैक्ट के रूप में कहा गया था, नॉट एज अ स्टेटमेंट। नॉट मतलब नहीं, एज मतलब के रूप में, ए का मतलब एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य के रूप में नहीं कहा गया था। स्टेटमेंट यहाँ पे नाउन है, और नाउन इसलिए क्योंकि देखो आर्टिकल लग रखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा चाह रहा है कि जैसे ही गुस्सा यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो गया पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, मिस्टर ट्रंप ने अपना जो रेटरिक है उसको डायल डाउन किया बाद में, है ना, सब्सिक्वेंटली बाद में ट्वीट करते हुए कि इट वॉज स्पोकन एज ए फैक्ट, कि इन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो तो फैक्ट के रूप में कहा था, स्टेटमेंट नहीं था मेरा। तो ये बातें देखो, मैंने कहा था इन्वर्टेड कोमास के भीतर जो बातें आएगी वो क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगा। तो इन्होंने ये बात कही थी। फिर कह रहे दिस इज हार्डली द फर्स्ट टाइम, दिस इज हार्डली द फर्स्ट टाइम दैट द यूएस प्रेसिडेंट हैज फैंड द फ्लेम ऑफ हेटर्ड। तो ये कह रहा है कि ये मुश्किल से पहली बार है, ये पहली बार नहीं है कहने का। जो हार्डली होता है ना वो नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली कैसा वर्ड है, नेगेटिव है। तो ये कह रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ये भड़काया है, नफरत की आग लगाई है। फैन द फ्लेम का मतलब देख चुके हम, ट्रिगर करना, स्टिमुलेट करना, ये सब होता है। देखो फ्लेम आग की लपटों को बोलते हैं, फैन चला दोगे, आग के लपटें हैं तो वो लपटें फैल जाएंगी। तो ठीक वही काम ये कर रहा है, अराउज करना, स्टिमुलेट करना, ट्रिगर करना, स्टर अप करना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट ने ये नफरत की आग फैलाई है। He has said, उन्होंने कहा, among other things that Mexicans were rapists and drug dealers, and in early 2017 he banned visitors from certain Muslim majority countries। यहाँ एक चर्चा हम ये भी करेंगे। देखो, he has said, उन्होंने कहा है, मतलब ये बोल चुके हैं इस बारे में। among other things, बाकी चीज़ों के बीच, बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, और उन चीज़ों के बीच इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ये भी बोली हैं कि मैक्सिकन्स रैपिस्ट हैं, मैक्सिकन ड्रग डीलर्स हैं, है ना। चूँकि देखो सैड है, ये सैड है, हैज सैड है। अब ये चूंकि बोल तो चुके हैं, मतलब ये बोल चुके हैं और बहुत पहले की बातें कर रहे हैं, तो इस कारण से वो रैपिस्ट दे रखा है। तो ये कह चुके हैं कि मैक्सिकन रैपिस्ट हैं, ड्रग डीलर्स हैं, और 2017 में, मैंने कहा था ईयर के नाम से पहले इन लगेगा, तो 2017 में उन्होंने विजिटर्स को बैन भी कर दिया, विजिटर प्रतिबंध लगा दिया फ्रॉम सर्टेन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। सर्टेन मतलब वो कंट्रीज, यहाँ पे मतलब एक्चुअल में सर्टेन का मतलब अनिश्चित है, वह सर्टेन निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनी के अर्थ में आ रहा है, लेकिन आप उसमें नाम मेंशन नहीं करना चाहते, इसलिए इसने सर्टन का प्रयोग किया है। तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ का मतलब है वो देश जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ठीक है ना, मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से बहुत सारे विजिटर्स को बैन भी कर दिया इन्होंने। ये सारे कारनामे इन्होंने कर रखे हैं। तो ये बातें क्या कही कि ये गुस्सा भड़का सोशल मीडिया पर, और उसके बाद में लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया कि भाई मैंने तो फैक्ट के रूप में बोला था, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि इन्होंने ऐसे नफरत की आग लगाई है, ये बोल चुके हैं, मैक्सिकन्स को रैपिस्ट और ड्रग डीलर्स बोल चुके हैं। 2017 में इन्होंने विजिटर्स को बैन भी किया था जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से थे। अब आ जाओ इसकी बिहाइंड स्टोरी पर, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। एक तो आप आउटरेज लिखेंगे, आउटरेज का गुस्सा होता है, आउटरेज नाउन है, तो एंगर आप कह सकते हो, ठीक है ना। चलो देख लेंगे इसको एक बार, इसको आप एंगर कह सकते हो, छोड़ दीजिए इसको एक बार, है ना। दूसरा, इसमें हमने देखा आउटरेज के अलावा डायल डाउन है। डायल डाउन एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, डायल डाउन, ये यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार मैंने शायद 3-4 बार देखा है इसको न्यूज़पेपर में इन्हीं दिनों में। फिर रेट्रिक को देखेंगे, सब्सिक्वेंटली को देखेंगे। तो रेट्रिक, रेट्रिक है वो नाउन है, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली एडवर्ब है, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ चीज़ें थी नहीं, सर्टेन का बात हमें करनी है। तो सर्टेन,
सर्टेन की कहानी क्या है वो हम देख लेंगे। एक सर्टेन होता है, एक असर्टेन होता है। तो ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है, मैं बता भी चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखो आउटरेज का मतलब एंगर होता है, तो फिर आप इसको रैथ भी कह सकते हो और आयर भी कह सकते हो। डायल डाउन का मतलब सूद करना कह सकते हो आप, सूद करना, या डिक्रीज द इंटेंसिटी, जो तीव्रता है उसको कम करना कह सकते हो, डिक्रीज द इंटेंसिटी, डायल डाउन ये है। रेट्रिक भाषणबाजी को बोलते हैं, तो ये तो रेट्रिक का अलंकारिक भाषा होती है, एक क्या कह सकते हो, एक लैंग्वेज, अ लैंग्वेज मेंट टू इम्प्रेस समवन, मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये इस प्रकार की लैंग्वेज को बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली का मतलब फॉलोइंग, सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग। और यहां ये याद रखना कि जब सर्टेन है तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और असर्टेन है तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये इसको ये सब दे रखा है इसका, इसके लिए ओरेटरी भी यूज कर सकते हैं आप, ओरेटरी एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब चीज देख लिया हमने। अगली स्लाइड पे आ जाओ, देखो। It is almost inevitable that racial tensions will bubble to the surface in an election year and explode when incendiary remarks are made by leaders. It is almost inevitable. It यह is है, almost लगभग, inevitable मतलब जिससे बच नहीं सकते हो आप, inescapable है मतलब बचा नहीं जा सकता, निश्चित होगा ही। That racial tensions के जो ये नस्लवादी जो परेशानियां हैं, जो ये टेंशंस हैं, will bubble to the surface. Bubble to the surface मतलब ये इमर्ज हो जाएंगी एक प्रकार से। ये है, ये क्या है, इसका मतलब ये मान लो कि ये इमर्ज होंगी, ये उभर कर आएंगी, ये सामने आएंगी। बबल का मतलब बुलबुले होते हैं, सरफेस का मतलब सतह, बुलबुले सतह पर आएंगे, पानी के बुलबुले आते हैं सतह पर, तो वैसे ही चीज़ें प्रॉब्लम्स आएंगी आगे। इन एन इलेक्शन ईयर, चुनावी वर्ष में, यही चुनावी वर्ष, नवंबर में चुनाव है अमेरिका में। एन एक्सप्लोड, विस्फोट होना। व्हेन इंसेंडियरी रिमार्क्स, इंसेंडियरी मतलब इन्फ्लेमेटरी कह सकते हो, बता दूंगा मैं आपको, है ना, मतलब प्रोवोकेटिव एक प्रकार से। टिप्पणियां आर मेड बाय लीडर्स, जब ये टिप्पणियां की जाती हैं लीडर्स के द्वारा। आर मेड पैसिव वॉइस है, फिर से बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो क्या बोलना चाह रहा है, तो ये कह रहा है लगभग ये इम्पॉसिबल सी बात है कि ये तो होगा ही। क्या होगा कि रेशियल टेंशंस जो हैं वो इमर्ज होंगी, ऐसी जो परेशानियां हैं, नस्ल भेदी जो चीज़ें चल रही हैं अमेरिका में, ये तो आएंगी। चुनाव का वर्ष चल रहा है, तो यहाँ पे जिनके खिलाफ ये अत्याचार हो रहे हैं, रिप्रेशन सप्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो बदला लेंगे और ये वोट नहीं करेंगे रिपब्लिकन उम्मीदवार को, सीधी सी बात है। एंड एक्सप्लोड, और ये चीज़ें विस्फोट होंगी, इस चीज़ें मतलब सामने आएंगी जब ये जो भड़काऊ बयानबाजी हैं वो लीडर्स के द्वारा की जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में सामने आएंगी। अमिड सच ए टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स fueled by a Republican commander-in-chief hope for a more reasonable, tolerant and bipartisan approach rests on the shoulders of Joe Biden, the presumptive Democratic Party nominee. Presumptive का मतलब होता है अनुमानित, है ना, जिनके बारे में ऐसा लग रहा है, अनुमानित है। Bipartisan approach का मतलब होता है ऐसी अप्रोच जिसमें दोनों पक्षों का भला हो। Bipartisan दोनों पक्ष मतलब सहमत हो, दोनों पक्षों का। पार्टीजन मतलब समर्थक हो, समर्थन होता है, एक कट्टरता होती है कोई एक दल एक व्यक्ति के लिए, और बाई पार्टीजन दे रखा है तो इसका मतलब हो गया दोनों के लिए कट्टरता, है ना। और इसमें और तो टॉक्सिक, टॉक्सिक जहरीले को बोलते हैं, पॉइजनस को बोलते हैं। डिस्कोर्स का मतलब कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। डिस्कोर्स का मतलब कॉन्वर्सेशन, ये तो यहीं पर नोट कर लेना आप। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, नाउन है ये, कॉन्वर्सेशन, बातचीत, ठीक। और ये जो फ्यूल है, फ्यूल का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे आग में घी डालना होता है, वैसे फ्यूल का मतलब ईंधन, ईंधन से गाड़ियां चलती हैं, कंबस्टिबल इंजन चलते हैं, तो वही चीज़ है। फ्यूल का मतलब है आग में घी डालना, मतलब आगे चलाना। तो कहना ये चाह रहा है कि अमिड सच है टॉक्सिक, सच की कहानी ये होती है कि सच के बाद में जब नाउन लगाते हो ना आप, तो वही अगर काउंटेबल है तो ए या एन दिख जाएगा आपको, या फिर वो प्लूरल ही आ जाएगा सीधा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा, या तो अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो आपको ए और एन दिख जाएगा उसमें। तो अमिड सच है टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स, तो इस प्रकार के जहरीले जो सार्वजनिक बातचीत है, कौन सा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जहरीली बातें की है, ये
फ्यूल्ड बाय रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ, जिसको मतलब आग किसने लगाई, जिसको हवा किसने दी, ये रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ रिपब्लिकन पार्टी के हैं। ये दो पार्टी वहां पे है, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार तो डोनाल्ड ट्रंप है और जो बिडेन जो हैं जिनका नाम आगे दे रखा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये आग लगाई गई है। होप फॉर ए मोर रीजनेबल, तो कह रहा है इन चीजों के बीच में जब वहां पे जहरीली बातचीत चल रही है और जो शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने की है, तो इनके बीच में होप फॉर ए मोर रीजनेबल टॉलरेंट एंड बाईपार्टिजन अप्रोच। तो अगर कोई आशा है, ये सब्जेक्ट है इसका, जो आशा है किस चीज की, मोर रीजनेबल, अधिक तार्किक, अधिक सही, प्रॉपर, टॉलरेंट का मतलब सहनशील, एंड बाईपार्टिजन अप्रोच, और एक ये अप्रोच जिसमें दोनों दलों का, दोनों पक्षों का भला हो, ऐसी अप्रोच। तो वो सब चीजें किस पर डिपेंड है, तो ये होप सब्जेक्ट है, तो इसको देखकर रेस्ट ऑन वर्ब है। रेस्ट ऑन का मतलब निर्भर होना होता है, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ये सब करते हैं अपन, बात कर लेंगे। द शोल्डर्स ऑन जो बिडेन, किसके, इनके कंधों पर ये भार है। द प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी, और ये है कौन, इनका परिचय यहां दे रखा है कि ये अनुमानित डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी है। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी इन्हीं को खड़ा करने वाली है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में। तो कहना ये चाह रहा है कि भाई टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स चल रहा है ना, जहरीली बातचीत चल रही है, पॉइजनस बातचीत चल रही है, और इसको कमांडर इन चीफ जो है, रिपब्लिकन कमांडर इन चीफ है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इसको फ्यूल किया है। तो एक जो आशा है कि भाई अधिक रीजनेबल, टॉलरेंट और बाईपार्टिजन अप्रोच हो, तो ये आशा डिपेंड करती है, अब निर्भर है किसके कंधों पर, जो बिडेन कंधों पर। जो बिडेन कौन है, तो ये प्रेजेंटिव अनुमानित डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी है। चलो अब आप बात कर लो, एक तो लिख लो इनएविटेबल। इनएविटेबल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताओ, देखिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि ABLE जोड़ रखा है लास्ट में। ये एंडिंग वर्ड जो होते हैं ना, वो इनएविटेबल जो है वो एडजेक्टिव होगा, है ना। ABLE एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इनएविटेबल का मतलब होता है इनएस्केपेबल, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, या फिर सर्टेन, या बाउंड टू हैपन, जो होकर रहेगा, बाउंड टू हैपन, या आप कर सकते हो इसका इनएस्केपेबल। ये सब सिनोनिम्स होंगे, जो निश्चित है, अवश्यंभावी है, टाल नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं। इससे अगला क्या था, इससे नेक्स्ट हमने देखा, डिस्कोर्स हमने देख ही लिया, फ्यूल हमने देख ही लिया, रेस्ट ऑन आप लिख सकते हो। तो रेस्ट ऑन जो शब्द है, रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन का निर्भर होना होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज कर लो वैसे तो, फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, जब वर्ब है और प्रीपोजिशन है तो फ्रेजल वर्ब है। तो इसके लिए डिपेंड ऑन कर सकते हो, डिपेंड ऑन, राइड ऑन, राइड ऑन निर्भर होना होता है, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, है ना, ये सब नोट कर सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट की चर्चा करें, क्या बोलना चाह रहा है आगे। अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस बताएगा ये, शुड मिस्टर बिडेन सेलेक्ट एन अफ्रीकन अमेरिकन और अ माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर एज हिज रनिंग मेट, द बेस ऑफ पोटेंशियल वोटर्स कुड ब्रॉडन एंड हेल्प इंप्रूव द डेमोक्रेट्स ओड्स ऑफ टेकिंग बैक द व्हाइट हाउस। यहां तक समझना, ये कंडीशनल सेंटेंस से कैसे पता लगा, देखो यहां से स्टार्ट करो, यहां से लेकर यहां तक एक क्लोज है, ये पहला क्लोज है। दूसरा क्लोज इसके अंदर है द बेस से लेकर व्हाइट हाउस तक, ये दूसरा क्लोज है। ठीक है, दो क्लोज हो गए, और शुड से स्टार्ट हो सकता है। दो कंफ्यूजन आपको मिलेंगे यहां पे, ये एक्चुअल में जब इफ नहीं है तो इन्वर्जन लगा हुआ है, ये जो है ये इन्वर्जन का प्रकार है कि जब इफ नहीं होता तो आप शुड लगा सकते हो, और शुड अगर बाहर निकाल लोगे तो इफ की जरूरत नहीं है, तो ये इन्वर्जन है। कुड यहां पे बता रहा है पॉसिबिलिटी, कुड किसके लिए आ रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कुड का प्रयोग आप केवल पास्ट में ही करते हो, प्रेजेंट में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पॉसिबिलिटी का अर्थ देगा, संभावना बताएगा। तो यदि मिस्टर बिडेन सेलेक्ट करते हैं, अब ये शुड आ गया इसलिए V0 तो लगना ही था, मॉडल है इसलिए। तो यदि मिस्टर बिडेन सेलेक्ट करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन और ए माइनॉरिटी, ये ए माइनॉरिटी, इसको ए थोड़ा सा अलग कर दो आप, स्पेस दे दो इसके अंदर, है ना, ए माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर। अगर जो बिडेन अफ्रीकन अमेरिकन, वही जो अश्वेत हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ए माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर, या फिर कोई अल्पसंख्यक, मेजोरिटी का उल्टा माइनॉरिटी, मेजोरिटी जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, बहुसंख्यक है, और ये अल्पसंख्यक है। तो अगर ये चुनाव करते हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर का, एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी लीडर का
एज इज रनिंग मेट, रनिंग मेट का मतलब राष्ट्रपति के लिए खुद है, तो उपराष्ट्रपति के लिए कौन है, वो रनिंग मेट है ना। तो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में अगर मान लो ये चुन लिया इन्होंने, अफ्रीकन अमेरिकन को चुन लिया या फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुन लिया, तो क्या होगा, द बेस ऑफ पोटेंशियल वोटर्स, तो जो बेस है ना पोटेंशियल वोटर, संभावित, पॉसिबल, जो संभावित वोटर्स का बेस है, कुड ब्रॉडेन, वो बढ़ सकता है, वो ब्रॉडेन हो सकता है, बढ़ सकता है, एंड हेल्प इंप्रूव, ये कहानी समझ में आनी चाहिए आपको कि हेल्प के साथ में V0 लगता है सीधा, हेल्प के साथ लगते तो दोनों ही हैं। आप यहाँ पे 2 + V0 भी लगा सकते हैं इन्फिनिटिव, और आप केवल V0 लगा सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये इंप्रूव कर सकते हैं क्या, द डेमोक्रेट्स ओड्स, ओड्स का मतलब विषमताएं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी विषमताएं हैं कि व्हाइट हाउस वापस जाना है, वापस लेना है, क्योंकि बराक ओबामा उसी पार्टी के थे, ठीक है ना, हिलरी क्लिंटन है, उनके जो पति थे बिल क्लिंटन, वो इसी पार्टी के थे, तो वापस से व्हाइट हाउस पहुंचना, राष्ट्रपति भवन में पहुंचना है, राष्ट्रपति बनना है, ये जो विषमताएं चल रही है ना, उसमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, विषमताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो क्या है, ज्वलंत उदाहरण है, नवंबर में चुनाव है, नजदीकी है चुनाव, तो अभी सब कुछ यहाँ पे फेवर में जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के, अगर ये ठीक कर लेते हैं काम, रिपब्लिकन के प्रति तो रोष है उनका, तो ये वोटर बेस जो है ना काम आएगा इनके। तो अगर मिस्टर बिडेन यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपने रनिंग मेट के रूप में, मतलब अगर उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में, तो फिर जो पोटेंशियल वोटर्स हैं वो यहाँ पे ब्रोडन हो सकता है, वोटर बेस जो है बढ़ सकता है, और ये सहायता कर सकते हैं डेमोक्रेट्स का जो ओड्स हैं, डेमोक्रेट्स की जो विषमताएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। और विषमताएं किस चीज में है कि व्हाइट हाउस उनको वापस लेना है, टेक बैक करना, टेक मतलब लेना, बैक मतलब वापस, आगे आ जाओ। द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर दिस रोल इंक्लूड कैलिफोर्निया सीनेटर कमला हैरिस एंड रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिम वाटर्स, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुसान राइस, एंड नॉट टू मेंशन फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा। द पोटेंशियल कैंडिडेट, संभावित, पॉसिबल, तो पॉसिबल उम्मीदवार कौन कौन होंगे रनिंग मेट के लिए, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के लिए, इस रोल के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसमें शामिल हैं। अब शामिल इंक्लूड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 3-4 नाम गिना रखे हैं आगे इसने, अगर एक ही नाम होता तो यहाँ पे सिंगुलर आता, इंक्लूड्स आता, तो इसमें शामिल है कैलिफोर्निया के सीनेटर हैं कमला हैरिस, रिप्रेजेंटेटिव है मैक्सिम वाटर्स, भूतपूर्व NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस, और नॉट टू मेंशन, ये कहानी आप नोट कर सकते हैं। नॉट टू मेंशन का मतलब होता है कि इसके साथ साथ ये भी हैं, इनको तो आप ऐसा है नहीं कि मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो है ही, तो एज वेल कह सकते हो, ऑल्सो कह सकते हो, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं आप नॉट टू मेंशन। तो ये कह रहे हैं कि इसमें मिशेल ओबामा जो फर्स्ट लेडी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी किसको बोलते हैं, राष्ट्रपति की जो पत्नी होती हैं, वाइफ होती हैं, उनको बोलते हैं फर्स्ट लेडी। भूतपूर्व इसलिए कि बराक ओबामा राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो भूतपूर्व फर्स्ट लेडी ये रह चुकी हैं, तो ये सब शामिल है, इसमें कुछ खास है नहीं, ये लोग शामिल हैं इसमें। इससे आगे देखो, इससे आगे कहना चाह रहे हैं, हावेवर the mere tokenism of including persons of color as a vice presidential candidate or in a potential Biden cabinet of 2021 will not suffice to heal the painful features in American society driven by hateful rhetoric on race. However, हालांकि फिर भी ये एक एडवर्सेटिव चीज़ है, जो बातें करी आपने कि अभी तो ठीक है कि इनको पोटेंशियल बेस मिल जाएगा, बातें करिए कि इनके पक्ष में आ जाएंगे वोटर्स, क्योंकि ये उनका साथ दे रहे हैं, जो भी है उनके कैंडिडेट को उठा के लेकर आएंगे तो साथ देंगे। राजनीति इसी को बोलते हैं कि जो आहत है दूसरी पार्टी से, जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उसका फायदा उठाएगी और उसी कैंडिडेट उठा के लेकर आएगी। द मेयर टोकनिज्म, मेयर का मतलब है ओनली, टोकनिज्म का मतलब है प्रतीकतावाद, केवल दिखावा, ऑफ इंक्लूडिंग पर्सन्स ऑफ कलर, मतलब आप अगर यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ING लगता है, ठीक है, प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ पे V0 के साथ ING है, बेस फॉर्म के साथ ING है। तो अगर केवल आप ये जो इंक्लूडिंग पर्सन्स ऑफ कलर की, कलर विशेष के व्यक्ति, अश्वेत लोगों को आप यहाँ पे अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में चुनना चाहते हो, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में चुनते हो, या फिर इन अ पोटेंशियल बिडेन कैबिनेट 2021, या फिर एक पोटेंशियल मतलब संभावित, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बिडेन की कैबिनेट बने, बिडेन यहाँ पे राष्ट्रपति बन जाए 2021 में और उनकी कैबिनेट में इनको स्थान मिलता है, मान लीजिए जो स्थान आपने नाम गिनाए हैं उनको स्थान मिलता है, तो फिर भी ये जो चीजें हैं विल नॉट सफिस, सफिस का मतलब क्या है हम बता दूंगा मैं आपको, लिख लो पहले, ये वर्ब है और इसका मतलब पर्याप्त होना है। टू हील द पेनफुल फ्रैक्चर्स, हील का मतलब उपचार करना है, इलाज करना है। पेनफुल का दर्दनाक, पेनफुल एडजेक्टिव है क्योंकि फुल एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं जनरली, कुछ अपवाद होते हैं, कपफुल, स्पूनफुल, अदरवाइज एडजेक्टिव होते हैं। हार्मफुल, ये सब हार्मफुल तो एडजेक्टिव ही होगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। फ्रैक्चर्स का मतलब दरारें इन अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज में। रिवन बाई, रिवन का छत विछत, स्प्लिट कह सकते हो, है ना, ये बता दूंगा मैं आपको, छत विछत लिख लो फिलहाल, स्प्लिट बिखरा हुआ। बाय हेटफुल रेटरिक, हेटफुल हो गया
नफरत से भरा हुआ, ये भी एडजेक्टिव है, फुल दे रखा है। रेटरिक का भाषणबाजी, बयानबाजी होती है। ऑन रेस का मतलब नस्ल पर। तो कहना चाह रहा है कि हालांकि मतलब फिर भी जो चीज़ें ठीक है, फेवर में था, फिर भी क्या होगा कि अगर केवल दिखावा मात्र है कि और प्रतीकतावाद है कि आप इन कैंडिडेट्स को शामिल करना चाहते हो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में या फिर संभावित कैबिनेट में 2021 की, तो ये मतलब पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है कि आप इस तबके का जो अमेरिकन सोसाइटी है, अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी पर्टिकुलरली है, उसके जो दर्दनाक फ्रैक्चर्स हैं, दरार हैं, उनको भर पाओगे। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता। वो सोसाइटी जो कि मतलब नस्ल पर काफ़ी ज़्यादा नफरत की भाषणबाजी हो चुकी है और छत-विछत हो चुकी है उसे सोसाइटी, तो वो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आप नोट करेंगे सफिस का मतलब क्या है। सफिस जो शब्द है, सफिस यहां पे वर्ब है, इसका मतलब होगा टू बी सफिशिएंट, टू बी सफिशिएंट, या फिर आप लिखेंगे इसका टू बी एनफ, पर्याप्त होना। ठीक है, टू बी एनफ। एम्पल कह सकते हो, एम्पल भी होता है, टू बी एम्पल, AMPL, एम्पल। इसके अलावा क्या था, रिवन, रिवन लिख लीजिए, रिवन। रिवन वैसे तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, राइव की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों भूमिका में हो सकता है। और इसका मतलब होता है स्प्लिट अपार्ट, छत विछत हो जाना। ठीक है, ये सब मतलब है इसका। सेपरेटेड अपार्ट कह सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रिप्ड अपार्ट भी कर सकते हो, रिप्ड अपार्ट, या फिर टोर्न अपार्ट कर सकते हो। बात एक ही है, अलग हो जाना, मतलब अमेरिका से कट गया है, एक प्रकार से यूँ कहना चाहता है। ठीक, तो ये सब नोट कर लेंगे आप। इसके अलावा तो कुछ था नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि फुल एंडिंग वर्ड्स अब एडजेक्टिव्स होते हैं। इससे आगे आ जाइए आप, इससे आगे देखो। Unless such an agenda focused on the complete reform of government institutions towards supporting a pluralist ethos is adopted by the next occupant of the White House, the American dream will remain a mirage for many। देखो, unless यदि नहीं, unless का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, नेगेटिव वर्ड है और ये डिनोट करता है कंडीशन। ये किसके लिए आता है, कंडीशन के लिए आता है, शर्त बताने के लिए आता है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि यदि ऐसा कोई एजेंडा है, मैंने कहा था सच वाली कहानी, सच के साथ ये होता है कि सच के साथ या तो ए या एन लगकर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लग जाएगी, या फिर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लग जाएगी। ये कहानी होती है सच की। तो कह रहा क्या है कि ऐसा कोई एजेंडा जो है फोकस्ड ऑन, फोकस के साथ में ऑन लगेगा, फोकस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। द कंप्लीट रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है। तो यदि कोई ऐसा एजेंडा जो है जो फोकस्ड हो, जो केंद्रित हो पूर्ण सुधार पर, किसके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, टुवार्ड सपोर्टिंग, किसकी ओर, किसके प्रति, सपोर्टिंग, टुवार्ड चूंकि प्रपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग रहा है। प्लूरलिस्ट इथोस, इथोस का मतलब लोकाचार होता है ना, लोकाचार कह सकते हो, समाज के जो एक परंपराएं हैं वो चीजें हैं, है ना। और प्लूरलिस्ट का मतलब है विविधतावादी, कि अलग अलग विचारों के लोग आपके पास रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रेस के लोग, मतलब जाति के लोग रहते हैं, तो उसको प्लूरलिस्ट इथोस बोलते हैं, है ना। इज अडॉप्टेड, ये है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है, इज अडॉप्टेड। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस फिर से, और ये आपका वर्ब दे रखी है, पैसिव वॉइस भी है, वर्ब भी है। ठीक है, दोनों चीजें। इज प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस तो होना ही है, और वर्ब तो डेफिनेटली है, इसी कारण से बी प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। बाय द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट का मतलब है जो ऑक्यूपाई करेगा, जो इस सीट को हथियाएगा, जो इस सीट पर बैठेगा। ऑफ द व्हाइट हाउस मतलब राष्ट्रपति भवन। द अमेरिकन ड्रीम विल रिमेन ए मिराज फॉर, मिराज का मतलब होता है डिल्यूजन बन के रह जाएगा, एक प्रकार से भ्रम बन के रह जाएगा कि आपके हाथ नहीं आएगा। बता दूंगा इसका मतलब क्या, वैसे मृग मरीचिका होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो यदि कोई एजेंडा जो कि केंद्रित हो कंप्लीट रिफॉर्म पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के, किसके प्रति, कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि प्लूरलिस्ट इथोस, जो समाज के विविध लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके जो लोकाचार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई ऐसा एजेंडा नहीं बनता है, किसके द्वारा नहीं अपनाया जाता है, जो व्हाइट हाउस का अगला उम्मीदवार होगा, राष्ट्रपति बनेगा वो, तो अमेरिकन ड्रीम जो है वो बहुतों के लिए मिराज बनकर रह जाएंगे। अमेरिकन सपने जो हैं वो मतलब सपने सच नहीं हो पाएंगे, वो आपसे हमेशा दूर ही रहेंगे, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे जो मिराज शब्द है इसका मतलब आप नोट कर सकते हैं। मिराज का मतलब होता है दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, दैट विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव, जो कि अचीव करना इम्पॉसिबल है,
दैट विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव, जो प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। तो ये आपका डिस्कस हमने कर लिया है। रिवीजन की बात हम करें तो ये कुछ कॉलम्स जोड़ने हैं। अपब्रेड का मतलब डांटना होता है, लिख सकते हैं आप, नहीं पता हो तो डांटना। एनिमेट का मतलब होता है सजीव बनाना, ऊर्जावान बनाना, ठीक है, जोश भर देना। विविड का मतलब होता है स्पष्ट, विविड का स्पष्ट। रिक्विजिट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण है, इसेंशियल है। और डिबेस का मतलब होता है अपमानित करना। रिपीट कर दूं, ये डांटना, ये सजीव बनाना, ऊर्जावान बनाना, ये स्पष्ट, ये महत्वपूर्ण और ये अपमानित करना, ये सब इनके मीनिंग है। कॉलम जोड़ने हैं तो अपब्रेड को जोड़ दो इससे। एनिमेट का मतलब क्या है? एनिमेट का हो जाएगा वाइटलाइज। विविड का एक्सप्लिसिट जो क्लियर है। रिक्विजिट का इसेंशियल जो महत्वपूर्ण है। और डिबेस का अपमानित करना, तो ये ह्यूमिलिएट है। तो ये जुड़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका सेशन रहा आज का मॉर्निंग का। उम्मीद है अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी सुबह 5 बजे। हम टेस्ट लेकर आता हूँ आपके सामने, तो टेस्ट की हम बात करेंगे। बस आप पढ़ते रहो, जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।